बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का, और ये लेक्चर नंबर 39 है। चैप्टर नंबर 3 है वेरिएशंस। इसमें क्या पढ़ेंगे? रेशियोज़ एंड प्रोपोर्शंस के बारे में। सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, देन इनकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। रेशियो क्या होता है? डेफिनेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन टू क्वान्टिटीज़ ऑफ द सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशियो। मतलब रिलेशन बिटवीन टू क्वान्टिटीज़, टू क्वांटिटीज़ गिवन होती हैं, उनका रिलेशन एक्सप्रेस करना। एक बात तो वाज़ेह होगी कि क्वांटिटीज़ हमारे पास दो होंगी, उनका रिलेशन एक्सप्रेस करना है। क्वांटिटीज़ की काइंड क्या होनी चाहिए? काइंड मस्ट बी सेम काइंड की कोई चीज़ें हों, उनका आपस में रिलेट किया जाए या उनका कंपैरिजन किया जाए तो वो रेशियो कहलाता है। मैथ्स में रेशियो में हम वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। रेशियो सेम काइंड या सेम यूनिट्स का जो है लिया जाता है। हाइट और लेंथ की रेशियो नहीं ली जा सकती, हाइट टू हाइट रेशियो ली जा सकती है, या लेंथ टू लेंथ ली जा सकती है। मतलब सेम काइंड होनी चाहिए। और कंपैरिजन जो होता है दो चीज़ों के दरमियान में, वो रेशियो कहलाता है। अच्छा, यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स, कुछ लाइंस हाईलाइट की हैं, लाइन ड्रॉ करके, बॉक्स बना के। जैसे ये, इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। अगर ए और बी दो क्वांटिटीज़ हो गई हैं, सेम काइंड की हैं, क्योंकि रेशो में सेम काइंड का होना ज़रूरी है। तो ए और बी टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड, देन ए और बी को रेशो में कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? ए को और बी को इस तरह से लिखा जाएगा कि ए कॉलन बी। वैसे इसको नॉर्मली कॉलन बोलते हैं, लेकिन इन मैथमेटिक्स ए रेशो भी इसको बोला जाएगा। ठीक है, तो अगर ए और बी दो क्वांटिटीज़ हैं, सेम काइंड है, तो रेशो में इस तरह से इसको एक्सप्रेस करेंगे, ए रेशो बी करके। अब ए रेशो बी दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, तो इसका मतलब है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए डिवाइड बाई बी या ए रेशो बी। दोनों टर्म्स को सेम तरह से लिखा जा सकता है। बेसिकली ये चीज़ें कंपैरिजन ही शो करती हैं, कि ये रिलेशन को ही शो करती हैं कि इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में कोई ना कोई रिलेशन है, जिसको एक्सप्रेस इस तरह से किया जा रहा है रेशोज़ में। अच्छा, अब जो टर्म फर्स्ट टर्म होती है वो कहलाती है एंटेसिडेंट, और सेकेंड टर्म कहलाती है कॉन्सिक्वेंट। तो वो भी लिख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है इन रेशो ए रेशो बी है, ए और बी दो क्वांटिटीज़ हैं। अब जो फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म कौन सी है? ए। जो फर्स्ट टर्म ए है वो हमेशा कहलाएगी एंटेसिडेंट, और जो सेकेंड टर्म है जो कि बी है वो कहलाएगी कॉन्सिक्वेंट। सो ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ नोटेशंस हैं जो याद रखनी है। थर्ड क्या लिखा है कि अ रेशो हैज़ नो यूनिट्स। तो रेशो कोई यूनिट नहीं होता। रेशो यूज़ होती है दो चीज़ों का कंपैरिजन करने के लिए, टू क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करने के लिए, उनके दरमियान रिलेशनशिप को शो करने के लिए। तो ये तो हो गया रेशो का कॉन्सेप्ट। रेशो देख लिया किस तरह से होता है। एग्जांपल्स या क्वेश्चंस बाद में स्टार्ट करते हैं, पहले प्रोपोर्शन देख लेते हैं कि वो क्या है। तो प्रोपोर्शन में लिखा है अ प्रोपोर्शन इज़ एन इक्वेशन और अ स्टेटमेंट स्टेटिंग दैट टू रेशोज़ आर इक्वल। तो बहुत सिंपल है, दो रेशोज़ है, रेशोज़ को समझ चुके हैं, रेशोज़ समझ ली हैं, तो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लेना बहुत ही आसान है। अगर दो रेशोज़ ले लें और उनको इक्वल करके लिख लें तो वो प्रोपोर्शन बन जाता है। ठीक है, अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन है, या फिर स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है इसको। अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन और अ स्टेटमेंट। इसको इक्वेशन भी बोला जा सकता है, स्टेटमेंट भी बोला जा सकता है। स्टेटिंग दैट टू रेशोज़ आर इक्वल। कोई से टू रेशोज़ ले लें और आपस में उनको इक्वल बोल दें तो वो प्रोपोर्शन में आ जाता है। जैसे कि अगर दो रेशोज़ हैं, ए रेशो बी एंड सी रेशो डी। रेशो तो डिस्कस कर ली, रेशो क्या होता है। अब हमारे पास गिवन है फॉर एग्जांपल टू रेशोज़ गिवन है। एक है ए रेशो बी एंड सेकेंड है सी रेशो डी, और ये इक्वल है। देन इनको किस तरह से लिखेंगे? इक्वालिटी का साइन डाल के लिखेंगे, तो ये प्रोपोर्शन कहलाएगा। ठीक है, अगर टू रेशोज़ गिवन है, ए रेशो बी सी रेशो डी, और बोल रहे हैं वो इक्वल है, देन उनको इस तरह से इक्वालिटी का साइन डाल के लिख लेंगे, तो ये प्रोपोर्शन शो कर रहा है, ये प्रोपोर्शन हो गया। सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे? इस तरह से डबल कॉलन डाल के, डबल रेशो डाल के भी लिखा जा सकता है, तो ये भी प्रोपोर्शन को शो करता है। सिम्बॉलिकली इन मैथमेटिकल टर्म प्रोपोर्शन इस तरह से लिखा जाता है। तो ये हो गया प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। रेशोज़ भी देख लिया, प्रोपोर्शंस भी देख लिया। अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं इनके कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए। अच्छा, प्रोपोर्शन में कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ पॉइंट्स और हैं जो हम लोगों ने भी डिस्कस करने हैं, जो हमारे चैप्टर में कोर्स में इंक्लूड हैं। वो क्या हैं? दो रेशोज़ तो गिवन है, उनको डिस्कस कर लिया। ए रेशो बी और सी रेशो डी को देख लिया है, और इनको इक्वालिटी का साइन डाल के भी लिख के देख लिया। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ए रेशो बी
इसको रख करके यहाँ पे लिखते हैं कि A रेशो B इक्वल्स टू C रेशो D। अब ये जो A और D है इसको इस तरह से कर लेते हैं और B C को यहाँ पे इस तरह से कंबाइन कर लिया। अब देखते हैं इनका क्या करना है जी। तो क्वांटिटीज A और D जो क्वांटिटीज हैं ये कहलाएंगी एक्सट्रीम्स। तो मैं यहाँ पे एक्सट्रीम्स लिख लेती हूँ, ठीक है। A और D जिनको मैंने पॉइंट आउट किया, यहाँ से 1 से लेकर D तक मैंने पॉइंट किया है, तो ये जो A और D क्वांटिटीज हैं ये कहलाएंगी एक्सट्रीम्स। इन्हें एक्सट्रीम्स बोलना है। फिर मैंने B और C को जो है पॉइंट आउट किया है, तो B और C कहलाएंगे मीन्स। तो यहाँ पे लिख दिया मीन्स। ये वाले पॉइंट्स, तो ये वाली बातें आपको याद रखनी है। ये हो गए एक्सट्रीम्स, जो यहाँ से मोस्ट लेफ्ट साइड और मोस्ट राइट साइड पे जो टर्म्स होंगी A और D हैं तो वो एक्सट्रीम्स होंगी, और जो दरमियान वाली दो होंगी वो कहलाएंगी मीन्स, ठीक है। ये एक्सट्रीम्स होगी, ये मीन्स होगी, ये बात तो ये अपने पता चल गई। लिखते कैसे, प्रोपोर्शन में लिखने का भी बता दिया, सिम्बॉलिकली प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, A रेशो B डबल कॉलन, जो प्रोपोर्शन को शो करता है ये चीज़, प्रोपोर्शन इसको बोलना है, प्रोपोर्शन में लिख रहे हैं कि A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, इस तरह से लिख लिया। और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने इक्वालिटी का साइन डाल के लिखा है कि A रेशो B इक्वल्स टू C रेशो D, ठीक है। बात एक ही है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और अगर रेशोस हैं तो हम पहले ही चीज़ डिस्कस कर चुके थे, रेशो कंपैरिजन को शो करता है, रिलेशन को शो करता है, तो A डिवाइड बाई B या A बाई B भी लिखा जा सकता है इक्वल्स टू C डिवाइड बाई D। तो जब और मतलब ये भी लिखा जा सकता है इस तरह से भी। इसका मतलब है कि जब A डिवाइड बाई B इज इक्वल्स टू C डिवाइड बाई D है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, क्रॉस प्रोडक्ट करके A इंटू D इज इक्वल्स टू B इंटू C करके लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से A और D को कंबाइन करके मल्टीप्लाई करके लिखो यहाँ से B और C को। सो AD इक्वल्स टू BC, ये चीज़ के क्या कहलाती है, ये कहलाती है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, क्योंकि A और D को हमने कहा था कि वो एक्सट्रीम्स हैं और B और C को बोला है कि वो मीन्स हैं, और मैंने प्रोडक्ट ले लिया इन दोनों का और इक्वल का है। तो इस बात को इस तरह से भी लिखा जा सकता है ना। दिस शोज दैट, ये चीज़ क्या शो करती है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के एक्सट्रीम्स हैं A और D, तो मैंने लिखा प्रोडक्ट भी हो रहा है तो लिखा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिख दिया। तो ये फॉर्मूला बन गया जी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो अभी डिस्कस करने वाली थी, जो कर ली हैं डिस्कस। तो यहाँ पे रेशोज़ और प्रोपोर्शंस का कॉन्सेप्ट हमारा फ़िलहाल इस चैप्टर में था, चैप्टर नंबर 3 में क्लास 10 के वो कंप्लीट हो गया। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई मुश्किल हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब ऐसे कर लेते हैं, कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं दोनों की, और उनको देख के भी इन दोनों का कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद क्लियर कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं रेशो के लिए। फाइंड द रेशो ऑफ, अच्छा यहाँ पे पार्ट गिवन है, मैंने सेकंड पार्ट आपको कराने लगी हूँ एग्जाम्पल का। 1 किलोमीटर टू 600 मीटर्स, इसका रेशो फाइंड आउट करना है। लेकिन अब देखिए 1 किलोमीटर लिखा है और 600 मीटर्स लिखा है, तो ये जो है सेम यूनिट नहीं है इनका। तो स्टार्ट में जब हमने एक रेशो कॉन्सेप्ट लिया तो कहा था सेम काइंड या सेम यूनिट हो। रेशो का यूनिट नहीं होता, लेकिन रेशो में जिन चीज़ों के रेशो को फाइंड आउट करने को कहा जाता है उनका यूनिट या उनकी काइंड जो है वो सेम होना ज़रूरी है, तभी रेशो जो है इसकी फाइंड आउट की जा सकती है। अगर सेम नहीं होती तो सेम करना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे एक तो किलोमीटर्स में और एक मीटर्स में गिवन है, तो क्या करना पड़ेगा, जो मीटर्स में है उसको पहले कर लेते हैं किलोमीटर में, और देन क्वेश्चन को जो किलोमीटर में उसको पहले मीटर्स में करके सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल का, और इस मेथड पे और ये वाले टेक्निक यूज़ करके आगे के रेशो के सारे क्वेश्चन जो हैं स्टार्टिंग के वो इस तरह से ही सॉल्व होंगे जी। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। सबसे पहले तो ये बात लिख ली क्योंकि यूनिट सेम करना है। सो 1 किलोमीटर की जगह मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ 1000 मीटर्स, क्योंकि मेरे पास 1 किलोमीटर लिखा है, तो मैंने उसको मीटर्स में करना था कि यहाँ पे भी एम दोनों जगह पे आए। देन सॉल्व करेंगे टू 600 मीटर्स जी। ये तो हो गया क्लियर। अब क्या करना है, अब इसको अगर लिखना है रेशो में तो कैसे लिखेंगे
इस टू का मतलब भी, या टू का मतलब भी होता है कि रेशो शो कर रहा है, रेशो का पूछा जा रहा है, तो 1000 रेशो 600 ऐसे लिख लिया। अब साथ मीटर्स लिखने की मैंने अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे रेशो का साइन डाल दिया है। अच्छा, अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, ऐसे कहते हैं बोथ साइड्स को सेम नंबर से या सेम वैल्यू से ही डिवाइड करेंगे, अलग अलग वैल्यू से दोनों टर्म्स को या दोनों नंबर्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। सो 100 से डिवाइड कर लेते हैं। सो 1000 डिवाइड बाई 100 सेम वैल्यू से डिवाइड करना होता है, ये बात भी याद रखनी है। 600 डिवाइड बाई 100 ऐसे कर लिया। अब ये ज़ीरोज़ कट गए, ये ज़ीरोज़ कट गए, तो 10:6 बचा। इसको मज़ीद आपस में सॉल्व करें, कटिंग करें या जिस तरह से भी करें तो बनेगा। अगर मैं 2 के टेबल से भी दोनों को अगेन मैंने डिवाइड कर दिया, सेम वैल्यू से करना है, कटिंग करके आ जाएगा यहाँ पे 5:3। सो ये जो 5:3 आया है, तो ये जो 1 किलोमीटर टू 600 मीटर का रेशो था वो फाइंड आउट कर लिया, और ये रेशो की फॉर्म में आंसर जो है इस एग्जाम्पल का आ गया है। तो इस तरह से जो है रेशोज़ को फाइंड आउट किया जाता है। कहा था कि सेम काइंड होनी चाहिए, यहाँ पे सेम काइंड में मेंशन नहीं था, नहीं गिवन था, तो सेम काइंड में किया उसको, क्योंकि किया जा सकता था तो रेशो इसका निकाल दिया। लेकिन कभी ऐसे हो कि सेम काइंड में ना किया जा सके तो उनका रेशोज़ नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है रेशो की ये कर लिए। अब प्रोपोर्शन की एग्जाम्पल ले लेते हैं ईजी सी, और वो सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि उसमें किस तरह से क्वेश्चंस को करना होगा और क्या मेथड यूज़ होना है। तो ये एग्जाम्पल है प्रोपोर्शन की, 2 रेशोज़ लिखी हैं, उनका इक्वालिटी का साइन डाल के लिख दिया, तो क्या बन गया, प्रोपोर्शन बन गया। यही पढ़ा था इसकी डेफिनेशन में कि 2 रेशोज़ हो, 2 रेशोज़ हो, और उनको अगर इक्वल करके लिख लें या इक्वल शो करें तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। तो यहाँ पे 2 रेशोज़ गिवन है और इक्वालिटी का साइन है, और कहा गया कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि एक जगह पे वैल्यू जो है वो अननोन है, एक्स दिया हुआ है, उसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या है, अगर इस एग्जाम्पल को सॉल्व करें, गिवन है given that 60 meters ratio 90 meters equals to 20 kg ratio x kg। अभी जो x है इसको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू को निकालना है। सो अगर इसको अब हम लिख लें, अच्छा यहाँ पे प्रोपोर्शन में लिखा है इसको, क्योंकि प्रोपोर्शन में गिवन है, ऐसे करके लिख लिया। सो 60 रेशो 90 इज इक्वल्स टू 20 रेशो x, इस 2x भी बोला जा सकता है। अच्छा, प्रोपोर्शन का जब कॉन्सेप्ट ले रही थी तो पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है। तो ये जो 2 टर्म्स हैं ये कहलाती हैं एक्सट्रीम्स, यही पढ़ा था, ये एक्सट्रीम्स थी, और जो ये 2 टर्म्स थी यहाँ पे इस प्लेस पे वो मीन्स थी। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिख लेते हैं, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये फॉर्मूला यूज होगा आगे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम्स वाली वैल्यूज कौन सी थी, उनका प्रोडक्ट लिख लेते हैं। 60 इंटू एक्स, ये ब्रैकेट शो कर रहे हैं कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और 90 इंटू 20 मीन्स का प्रोडक्ट इस साइड पे लिख लिया, मीन्स वाली साइड पे। सो एक्स यहीं पे रहेगा, 60 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे 60 ने आके डिवाइड हो जाना है, डिवाइडेड बाय 60। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो अगर सिंप्लीफाई करें क्या बनेगा, सारा सॉल्व करने के बाद 9 इंटू 2 और फिर 6 से डिवाइड करने के बाद एट द एंड जो आंसर आएगा वो 30 होगा। सो x इक्वल्स 30 आ गया, दैट मीन्स के जो x की वैल्यू का निकालना था वहाँ पे 30 kg आएगा। सो बाय यूजिंग प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट हमने x की वैल्यू को जो है फाइंड आउट कर लिया है, तो ये आ गया आंसर इस एग्जाम्पल का। तो इस तरह से ये प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको रेशोज़ प्रोपोर्शंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इनके डेफिनेशंस और जो मेन पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, तो अब एक्सरसाइज नंबर 3.1 को स्टार्ट कर लेते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि उसमें क्या करना है। तो साथ साथ रेशोज़ और प्रोपोर्शंस के जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 3.1 का, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो। अच्छा, पार्ट्स गिवन है और कहा गया है कि उन्हें एज अ रेशो एक्सप्रेस करना है एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। एज अ रेशो भी एक्सप्रेस करना है
जो पार्ट्स गिवन है उनको, एंड एज अ फ्रैक्शन भी एक्सप्रेस करना है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब उनको सिंप्लीफाई भी करना है साथ। फिर सो फर्स्ट पार्ट है ₹750 और कोमा ₹1250। अच्छा देखिए यहाँ पे सेम यूनिट में, मतलब सेम काइंड में जो है वो वैल्यूज़ गिवन हैं, जैसे कि 750 रुपीज़ में, तो ये भी यहाँ पे भी रुपीज़ में ही गिवन है, यहाँ पे केजी में या फिर मीटर्स में नहीं गिवन। सो सेम यूनिट या सेम काइंड हो तो रेशियोज़ को फाइंड आउट किया जाता है, रिलेशंस को, जो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर किया जाता है। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप तो ये होना है कि इनको रेशियोज़ में लिख लेते हैं। सो 750 सोल्यूशन स्टार्ट करें तो 750 रेशो 1250 ऐसे लिख लिया। अब हम चाहें तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है 750 डिवाइडेड बाय, ऐसे भी लिख लिया। अब इसको और किस तरह से सॉल्व किया जाता है, सेम वैल्यूज़ के साथ इनको डिवाइड करना है, तो सेम वैल्यूज़ के साथ डिवाइड कर लेते हैं। 750 डिवाइडेड बाय 25, 1250 डिवाइडेड बाय 25, ये बार साइड बार शो करिए डिवीजन को। जब 750 को 25 से डिवाइड किया तो आ गया 3, और 1250 को जब 25 से डिवाइड किया तो आ गया 5। सो फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्सप्रेस करना था एज अ रेशो तो एज अ रेशो एक्सप्रेस किया, एंड एज अ फ्रैक्शन और एज अ फ्रैक्शन भी एक्सप्रेस किया। फिर इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ले आए, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ गया, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद रेशो की फॉर्म में भी लिख दिया। सो ये जो 3:5 है, ये फाइनल आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। तो बस इतना सा काम करना था क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में, बाकी पार्ट्स में भी इतना सा ही करना है। तो फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इस तरह से ये मेथड यूज़ करके, ये स्टेप्स करके फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व हो गया, और आगे के फर्दर पार्ट्स भी इसी तरह सॉल्व होंगे। यूनिट्स अगर सेम ना हुए तो उन्हें सेम करके बाद के आगे का जो काम होगा वैसा ही होगा, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट है 450 सेंटीमीटर, 3 मीटर्स, ठीक है जी। तो अब इसे किस तरह से सॉल्व करना है, अब एक वैल्यू गिवन है सेंटीमीटर्स में और एक गिवन है मीटर्स में। सो अब सेम में लाना पड़ेगा दोनों को। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर्स के, ठीक है जी, मतलब 100 सेंटीमीटर्स हों तो वो 1 मीटर बनता है। तो क्यों ना जो 3 मीटर्स में वैल्यू गिवन है उसको सेंटीमीटर्स में ही कन्वर्ट करके लिख लें। सो सबसे पहले तो लिख लेते हैं ना कि 1 मीटर इक्वल्स टू 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। ठीक हो गया। अब क्या करना है, तो मतलब 3 मीटर्स अगर हों तो वो हो जाएंगे 300 सेंटीमीटर्स, ऐसा ही है। सो लिख लिया यहाँ पे 450 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर्स, ऐसे लिख लिया। अब रेशो में एक्सप्रेस करना है तो 450 रेशो सेंटीमीटर रेशो 300 सेंटीमीटर। अब इसको फ्रैक्शन में अगर शो करना है तो 450 डिवाइड बाय 300 करके लिख लिया, फ्रैक्शन में भी आ गया। अब इसको और सॉल्व करना है तो कटिंग करनी है इसकी, तो कटिंग करने के बाद क्या आएगा, ये 0 0 तो कट हो गए, कैंसिल हो गए, 45 डिवाइड बाय 30 आ गया। अब दोनों नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल हैं, तो सेम वैल्यूज़ के साथ इसकी डिवीजन करनी है। तो 45 को डिवाइड कर दिया 5 के साथ, इसी तरह 30 को भी डिवाइड कर दिया 5 के साथ। तो जब 45 की कटिंग 5 से, 30 की 5 से हुई, तो एंड पे क्या आंसर आया, एंड पे आ जाएगा सॉल्व सारा सिंप्लीफाई करने के बाद 3 डिवाइडेड बाय 2। सो जो 3 डिवाइड बाय 2 आया है ये फ्रैक्शन में भी लिख लिया और इसको रेशो में भी एक्सप्रेस करके लिख लिया, रेशो में 3:2। तो ये आ गया आंसर पार्ट 2 का। तो पार्ट 2 इससे सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट है 4 kg और 2 kg 750 ग्राम्स। इसको कंपेयर करना है, इनका रिलेशन फाइंड करना है बाय यूजिंग रेशो। सो अब 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे 400 kg गिवन है, तो ऐसे करते हैं उसको भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं।
ताकि सारे जो है वो इक्वल हो जाए। सो सबसे पहले तो लिख लेते हैं ना कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, ये लिखी वैल्यू। और उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, 4 kg लिखा है तो 4000 बन गया, क्योंकि 4 kg अगर हो तो फिर 4000 बनना चाहिए इसको, 4000 ग्राम्स। तो यहाँ पे 4000 ग्राम्स लिख लिया। अब यहाँ पे भी kg गिवन है, तो 2 kg कितना बनता है, ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो 2000 kg 2000 ग्राम्स। सो यहाँ पे 2000 ग्राम्स और 750 ग्राम्स, तो 750 को बीच में ऐड अप कर लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों साथ में लिखे हैं तो दोनों को कंबाइन करके जब ऐड करके लिखेंगे तो बन जाएगा 2750, मतलब 2750 ग्राम्स। सो 400 ग्राम्स और 2750 ग्राम्स, ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं, दो क्वांटिटीज़ आ गई हैं जिनको कंपेयर करना है, जिनका रिलेशन फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है। सेम यूनिट हो गया, दोनों ग्राम्स में कन्वर्ट हो गई, पहले सेम यूनिट नहीं था तो अभी सेम कर लिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको रेशो में एक्सप्रेस करते हैं, रेशो में लिख के। सो 4000 ग्राम्स रेशो 2750 ग्राम्स, रेशो में लिखा। रेशो में लिखने के बाद इसको फ्रैक्शन में लिख लिया, 4000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 2750 ग्राम्स, फ्रैक्शन में लिख लिया। अब फ्रैक्शन में लिखने के बाद इस तरह से लिख लिया इसको, 4000 डिवाइडेड बाय 2750, 0 0 कैंसिल, तो बचा 400 डिवाइडेड बाय 275। अब दोनों की कटिंग किस तरह से होगी, दोनों को अगर 25 के साथ सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे, सो 400 डिवाइड भी, आप ऐसे डिवाइड का साइन भी लिख सकते हैं, बार डाल के भी लिख सकते हैं। तो सेम वैल्यू के साथ दोनों टर्म्स को डिवाइड किया, तो जब 400 को डिवाइड किया 225 के साथ, 275 को भी डिवाइड किया 225 के साथ, तो सारे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आंसर आया, 16 डिवाइडेड बाई 11। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ले आए इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म के रेशो में भी एक्सप्रेस कर दिया, 16:11। तो जी ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 का। तो पार्ट 3 भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है। तो फर्स्ट 3 पार्ट्स तो क्वेश्चन नंबर 1 के हो गए हैं, टोटल 5 पार्ट्स है, तो 4th पार्ट भी देख लेते हैं इसका। ये पार्ट 4 है, 27 मिनट्स 30 सेकेंड्स और 1 आवर, इनका कंपैरिजन करना है। यहाँ पे भी 27 मिनट्स में गिवन है और 1 जो है वो आवर में गिवन है, तो इनको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स आ गए 1 आवर में। अब इसको अगर सेकंड्स में लिखना चाहें तो 60 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 सेकंड्स भी होते हैं मिनट्स के अंदर, तो सेकंड्स के साथ। तो ये आंसर क्या आएगा, 3600, मतलब 1 आवर इक्वल हो गया 3600 सेकंड्स के। सो 1 आवर की जगह तो ये वाली वैल्यू लिख देनी है, लेकिन अब 27 मिनट्स इंटू 30 सेकंड्स का क्या करना पड़ेगा, तो 27 मिनट्स हैं, तो 27 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 मिनट्स के साथ। 27 को मल्टीप्लाई कर दिया 60 के साथ, 60 सेकेंड्स के साथ, क्यों, क्योंकि 27 मिनट्स में गिवन है, 60 सेकेंड्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब 30 सेकेंड्स गिवन है तो 30 सेकेंड्स वाली जो टर्म है उसको इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये फाइनल सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1620 सेकेंड्स। तो ये चीज़ किसकी इक्वल आई है, ये इक्वल आई है 27 मिनट्स 30 सेकेंड्स के। 27 मिनट 30 सेकेंड्स जो है वो इक्वल आ गया इसके, सारा कन्वर्ट करने के बाद सेकेंड्स में, और 1 आवर इक्वल आ गया इसके। सो ये वाली सब टर्म्स फिर हम इस तरह से लिख लें, 1620 सेकेंड्स कोमा 1 आवर की जगह पे लिखा 3600 सेकेंड्स। रेशो में इसको एक्सप्रेस करना है तो रेशो में लिख लिया। फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करने के लिए 1620 डिवाइडेड बाय 3600 और 7 सेकेंड्स लिख लिया। तो ये बन गया
1620 डिवाइड बाई 3600। अब 0 0 कैंसिल, तो 162 डिवाइडेड बाई 360, और इसको अब डिवाइड कर देंगे 15 के साथ। 162 को डिवाइड कर दिया, हर एक टर्म को डिवाइड कर दिया 15 के साथ, 162 को भी, और 162 नहीं है 162, और अच्छा ऐड अप करने के बाद जब इसमें ऐड किया तब यहाँ पे 50 आया, 30 ऐड करने के बाद 50 आ गया, तो यहाँ पे 50 लिखना है सारी जगह। वन 1650 1650 165, और यहाँ पे भी 165 जी, क्योंकि पहले तो आर था 162, लेकिन जब 30 ऐड किया तो 1650 आ गया। अच्छा 165 डिवाइड बाई 15 और 360 डिवाइड बाई 15, सेम वैल्यूज़ के साथ दोनों टर्म्स को डिवाइड करने के बाद, सारा सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया आंसर 11 डिवाइड बाई 24। ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिख लिया, और सिंपलेस्ट रेशो में अगर लिखे तो 11/24, तो ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 का 11/24। जब 165 और 360 को डिवाइड किया 15 के साथ, तो ये 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब 5th पार्ट देखना है। 5th पार्ट में डिग्रीज में दोनों आंसर्स हैं, दोनों को डिग्रीज में किस तरह से सॉल्व करना है, सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं रेशो में। 75 डिग्री रेशो 225 डिग्री। अब इसको अगर लिखा जाए फ्रैक्शन में तो इस तरह से लिख लिया। अब दोनों जो नंबर्स हैं एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट, दोनों को 1 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 75 को और 225 को, तो क्या आया 75 डिवाइड बाई 225। अब ये जो दोनों टर्म्स आई हैं इनको सेम वैल्यूज के साथ मैंने डिवाइड किया जो कि 25 है, तो मैंने दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 25 के साथ डिवाइड किया। सारा सॉल्व करने के बाद 3 डिवाइड बाई 9 आया, और 3 डिवाइड बाई 9 को दोबारा जब कैंसिल किया तो 1 डिवाइड बाई 3 आया, और जो 1 डिवाइड बाई 3 आया इसको मैंने 1/3 करके लिख लिया। तो ये जो मेरे पास क्वेश्चन था इसका भी आंसर आ गया है। सिंपलेस्ट लोवेस्ट फॉर्म में भी इसका आंसर लिया है, एज अ फ्रैक्शन भी आंसर एक्सप्रेस कर लिया, एज अ रेशियो भी आंसर को एक्सप्रेस किया, स्टार्ट और एंड दोनों में। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 1 2 3 4 5 पार्ट्स, सारे पार्ट्स डिस्कस कर लिए। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा सारा क्वेश्चंस का। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपनी क्लास फेलोज फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें। अब मैं आऊँगी इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से आगे फर्दर जो क्वेश्चन हैं उनके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।